Students, today we'll study next method for the preparation of alkanes, that is method number 4 from carbonyl compounds. और carbonyl compounds में हमारे पास आ जाती हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है, जबकि दूसरी साइड पर आर ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जबकि कीटोन्स में सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड्स पर आर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स दिए गए हैं, दोनों में बेसिकली रिडक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन जिस मेथड में आप कीटोन से रिडक्शन करेंगे, कीटोन की रिडक्शन करेंगे और एल्केन प्रिपेयर करने के लिए, उस रिडक्शन का नेम भी अलग है और उसके जो कंडीशंस है रिएक्शन की वो भी अलग हैं। जबकि आपके पास जो सेकंड रिएक्शन दिया गया है उसमें आपके पास जो मेथड इन्वॉल्व है वो एल्डिहाइड की रिडक्शन है, उसके लिए जो नेम है वो भी अलग है और उसके लिए जो कंडीशन है आपके पास वो भी अलग है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी बुक में पहला रिएक्शन दिया गया है, जिसके लिए बुक में उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है इन दी फॉर्मर रिएक्शन। ये जो आपको पहले रिएक्शन दिया गया है दैट इज क्लेमेंजन रिडक्शन, और क्लेमेंजन रिडक्शन में आपके पास क्या है, आपके पास कीटोन इन्वॉल्व है। कीटोन यहाँ कौन सी बुक में दी गई है, एसीटोन दी गई है। आपके पास यहाँ रिएक्शन की कंडीशन क्या है, जिंक एमेल्गम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक एमेल्गम मींस मरकरी का जिंक के साथ मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पर आप रिडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं उसको देखिए ब्रैकेट्स में मेंशन किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये कहलाती है नेसेंट या फिर एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। दिस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जहां पर आपके पास कीटोन का CO ग्रुप, जब आप उसको रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप के अंदर, जिसको आपके पास यहाँ बुक में मेंशन भी किया गया है, नेम दिया जाता है मिथाइलीन ग्रुप का। यानी क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या है, कीटोन की रिडक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमाल्गम एंड HCl, और आपके पास CO ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है CH2 में, जिससे ओवरऑल हमारे पास एक कीटोन कन्वर्ट हो रही है एल्केन में। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारे पास जो बुक में रिएक्शन दिया गया है, जिसके लिए आपके पास बुक में एक लाइन मेंशन है, इन दी लेटर रिएक्शन, यानी जो बाद में आपकी बुक में रिएक्शन दिया गया है दैट इज वुल्फ किशनर्स रिडक्शन। और वुल्फ किशनर्स रिडक्शन में आपके पास क्या है, आपके पास एक एल्डिहाइड दी है, उसी तरह से आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन की कंडीशन है वो आपके पास है हाइड्रोजीन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर आपको दिया गया है 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपके पास जब रिडक्शन होती है तो आपके पास ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH3 ग्रुप के अंदर। और CH3 ग्रुप क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि CH3 ग्रुप को हम नाम देते हैं मिथाइल ग्रुप का। तो आपके पास इस तरह की जो रिडक्शन है इसको नेम दिया जाता है वुल्फ किशनर रिडक्शन। इसमें आपके पास क्या इन्वॉल्व है कि जो भी आपके पास एल्डिहाइड है वो गिवन कंडीशंस के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है एल्केन में। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कन्वर्जन जो आप आगे पढ़ेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ जाता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आप सबने RX एल्काइल हैलाइड का नाम सुना है। अगर हम उस एल्काइल हैलाइड के अंदर ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है RX, तो इसको आप नेम देते हैं एल्काइल हैलाइड का। अगर हम इसकी बजाय RX में ऐड कर दें मैग्नीशियम RMgX, तो आपके पास ये जो RMgX है ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी इसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स इन एनहाइड्रस ईथर, यानी मॉइस्चर फ्री ईथर के साथ जब हम रिएक्ट की प्रेजेंस में जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं RX के साथ, तो यहाँ इसके दरमियान में मैग्नीशियम अटैच हो जाती है। इसके रिजल्ट में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। दिस रिएजेंट इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मच ऑफ द प्रिपरेशंस व्हिच आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो RMgX का मतलब क्या है कि R आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, और X मींस आपके पास कोई भी हैलोजन, कोई भी हैलाइड ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो सकता है। अब यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने आपको एग्जांपल दी है उसमें उन्होंने जो R ग्रुप लिया है वो आपके पास CH3 है, Mg उसी तरह से आ गया, और आपके पास जो X उन्होंने लिया है दैट इज ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन कराया गया है वाटर के साथ, यानी जब भी आप एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को वाटर से ट्रीट कराएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगी, एल्केन आएगी। ये यहाँ आपकी बुक्स में H2O ही मेंशन है, ये मिस्टेकनली यहाँ लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप वाटर के स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो दैट इज H सिंगल बॉन्ड OH। अब आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, इनके दरमियान यहाँ पे भी बॉन्ड मौजूद है और इसके दरमियान में भी बॉन्ड मौजूद है।
जब आप ईथर की प्रेजेंस में इनका रिएक्शन होता है तो आपके पास ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको CH3 और Mg के दरमियान, यानी ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है कि आपके पास CH3 की वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी। आपके पास ये जो CH3 की खाली वैलेंसी है ये इसकी चार्ज डेंसिटीज हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। मींस आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH3 पहले से मौजूद था प्लस आपके पास ये वाला हाइड्रोजन, यानी आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी CH4 विच इज एन एल्केन, और रिमेनिंग आपके पास क्या है MgBr, और यहाँ से क्या है OH, वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा MgBrOH। सिमिलरली आपको यहाँ एक और रिएक्शन दिया गया है जहां जो एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड लिया गया है, वहां ऊपर आपने पढ़ी थी मिथाइल, जबकि अब जो आप रिएक्शन देखने लगे उसमें उन्होंने क्या लिया है, इसमें उन्होंने मिथाइल की बजाय जो ग्रुप लिया है दैट इज इथाइल, यानी अब आपके पास क्या है इथाइल मैग्नीशियम हेलाइड है। उसी तरह से आपके पास रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, जो मैग्नीशियम के साथ जिस कार्बन का बॉन्ड बना है वो बॉन्ड ब्रेक होगा जब आप उसको ये कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, वाटर की प्रेजेंस होगी, ईथर की प्रेजेंस होगी, आपके पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने पर कार्बन इस वाली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाला CH3 एज इट इज आ गया, और इस CH2 के साथ जब मजीद एक हाइड्रोजन आ जाएगी तो क्या बन जाएगा CH3, यानी अब आपके पास क्या है, अब आपके पास आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज किया था तो आपके पास जो एल्केन आई है वो कौन सी आई है, आपके पास इथेन आई है, और रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा MgBrOH। तो ये आपके पास आ गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब हम आगे देखेंगे एल्केन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ऐसी एल्केन्स जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं, यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अप टू 4 कार्बन एटम्स, यानी C1 से लेकर C4 तक, वो आपके पास गैसियस फॉर्म में होती है, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, वो गैसियस फॉर्म में होती है। बल्कि जबकि आपके पास वो हाइड्रोकार्बन, वो एल्केन्स जिनमें कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक, ये आपके पास क्या होती हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं, यानी जो छोटे मेंबर्स हैं आपके पास, छोटे मेंबर्स आपके पास अप टू कार्बन नंबर 4 आपके पास मेंबर्स गैसियस फॉर्म में है, और उससे ग्रेटर 5 से लेकर 17 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, और जब आप इससे भी आगे चले जाएं यानी कार्बन 18 से ऑनवर्ड तो आपके पास वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, वैक्सी सॉलिड्स, यानी इनकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, और ये भी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं। ये हो गया इनकी अपीयरेंस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है इनकी पोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, इनमें पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं, या फिर अगर होंगे भी तो बहुत ज्यादा वीकली पोलर होंगे। नॉन पोलर होने की वजह से आपने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग चूंकि नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसा कि बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर हो गया उनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं, सीरीज मींस आपके पास पहला मेंबर मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास जो पैरामीटर्स इंक्रीज होते हैं वो कौन कौन से हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम गिवन कंपाउंड में इंक्रीज करते जाते हैं। जबकि सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि सॉल्युबिल, दोनों चीजों को देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी मींस उसकी जो कह लीजिए उसका भारीपन है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रक्चर बड़ा होने से, स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा ज्यादा, वो चीज ज्यादा टाइम लेगी ब्रेक होने में, मेल्ट होने में। और अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है, जितना साइज बड़ा होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी डिफिकल्ट हो जाएगी। आगे हमें दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर द एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। अगर आप इसमें देखें आपके पास, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर इथेन CH3, अगर मैं इसके बाद लिखूं प्रोपेन, तो प्रोपेन आपके पास क्या होती है, CH3 CH2 CH3, तो इसमें क्या हुआ, इथेन से अगर हम प्रोपेन में आए हैं तो हमारे पास एक CH2 ग्रुप इंक्रीज हो गया है। इसी तरह अगर मैं ब्यूटेन लिखूं तो उसमें क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या हुआ है, मजीद एक CH2 ग्रुप ऐड हो गया है प्रोपेन के मुकाबले में। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे आप लोअर मेंबर्स की तरफ, सॉरी,
हायर मेंबर्स की तरफ जाते जा रहे हो, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, CH2 ग्रुप का एडिशन इजाफा होता जा रहा है। वही पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं ग्रुप में, सीरीज में, तो आपके पास एक CH2 ग्रुप ऐड होता जाता है, और हर एक CH2 ग्रुप ऐड होने पर जो हर एक नया मेंबर होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में तकरीबन जो इजाफा होता है दैट इज फ्रॉम 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है अपने प्रीवियस मेंबर की निस्बत। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ बता रही हैं वो ये है कि आपके पास जो ब्रांच चेन एल्केन्स होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं कंपेयर्ड विद स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि अगर आप उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम में लेकर ब्रांच चेन ले लें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास जहाँ ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रही होती है वहां से ब्रेकेज के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड विद स्ट्रेट चेन। यहाँ आपको मेंशन भी किया गया है एन ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और आइसोब्यूटेन यानी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट -0.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आइसोब्यूटेन का -11.7 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट हायर है कंपेयर्ड विद आइसोब्यूटेन। तो ये भी आपने याद रखना है कि ब्रांचिंग फॉर्म में अगर एल्केन होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, और जो आपके पास स्ट्रेट चेन में होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हायर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी, जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने पर, लेकिन इसका ट्रेंड ज्यादा रेगुलर नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे आप देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग साइज बढ़ने से इंक्रीज नहीं भी हो रहा, उसमें कोई रेगुलर चेंज नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में आपने पढ़ा कि इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी लेस एफिनिटी होती है, लेस अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स अदर रिएजेंट्स। यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया है कि लैटिन का वर्ड है पैरम जिसका मतलब होता है लिटिल और लेस, और एफिन्स मींस एफिनिटी अट्रैक्शन, यानी इनकी कम एफिनिटी कम अट्रैक्शन होती है नॉर्मल कंडीशंस पर किसी भी एसिड अल्कली ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने की। अब उसकी क्या रीजन है हम पहले वो देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये कौन सी तरह के रिएक्शंस देता है। इसमें दो रीजन हैं। जो आपको पहली रीजन मेंशन की गई है ये वाली अनरिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, ये आपके पास जो रीजन दी गई है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर पोलैरिटी। यहाँ पर क्या बताया गया है, ये आपकी कंडीशन नंबर या कह लीजिए रीजन नंबर 1 है कि वाई एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। रीजन नंबर 1 में आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास अगर आप लिखें, अगर आप यहाँ पर जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करी है एल्केन में दैट इज CH, ठीक है, चाहे वो CH3 या CH2 है व्हाटएवर। आपके पास कार्बन की अगर आप बात करो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, जबकि हाइड्रोजन की है 2.1। यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास फर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ जो बॉन्ड की नेचर होगी वो क्या होगी, नॉन पोलर। पोलर चीजें कब होती हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी किसी एक मेंबर की ज्यादा होती है जो आपस में मेंबर्स दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का मतलब क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर कोई भी पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड की नेचर क्या है, नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर चीजों से रिएक्ट करने के लिए कोई आयनिक रिएजेंट्स हो गए जैसे एसिड हैं अल्कलीज हैं, ये उनके लिए अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि तमाम नॉन पोलर, इसके नॉन पोलर होने की वजह से तमाम पोलर चीजें एलिमिनेट हो गई कि वो इसके साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकती। तो पहली रीजन आ जाती है कि इनके दरमियान अनरिएक्टिविटी की रीजन कि यहाँ पर नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये आपकी पहली रीजन है, नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव है। अब आ जाते हैं हम इसकी सेकेंड रीजन की तरफ। सेकेंड रीजन क्या है कि इसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है, इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव। अब उसकी क्या रीजन है, आपने पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अगर हम इसको करवाना चाहते हैं रिएक्शन तो हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली हेल्ड हुए होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स व्हिच आर मेकिंग द बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अवेलेबल नहीं होते रिएक्शंस के लिए। और इन इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो होता है उसने न्यूक्लियस को इस तरह से ऑक्यूपाई किया होता है कि इनका न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए अवेलेबल नहीं होता और ना ही ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी मौजूद है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से यानी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और दूसरा आपने जो पढ़ा दैट वाज
पोलैरिटी कि आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से एल्कीन्स हमारे पास नॉन पोलर होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाई एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, तो उसमें ये दोनों रीजन आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि एल्केन्स जो रिएक्शंस देती हैं वो कौन कौन से हैं। एल्केन्स हमारे पास रिएक्शंस देती हैं या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगी या थर्मल और कैटालिटिक देंगी। थर्मल और कैटालिटिक को तो समझना आसान है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें या तो हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, क्यों, ताकि आपने पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है ताकि उस एनर्जी को ओवरकम किया जा सके। या फिर कैटालिटिक रिएक्शन, यानी आप कैटलिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, तो भी आप उस रिएक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। यानी या तो आपको थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस रिक्वायर है, या फिर जिसके लिए रिएक्शन यूज होते हैं वो उनको आप नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये हैं, एक आपके पास होते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में आपके पास फॉर एग्जांपल अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो आप क्या कर सकते हो, एक जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़कर इसके अंदर कोई चीज हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। जबकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, हटाना। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, आपके पास यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है H3 मौजूद हो, और हो सकता है आपके पास इस साइड पर भी H3 मौजूद हो। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर देखिए सारी वैलेंसेस फुलफिल हैं, टोटल 4 बॉन्ड्स मौजूद हैं। हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल ये होता है कि हम यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। रिमेनिंग कितनी रह जाएंगी, CH2, और कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, एक वैलेंसी खाली रह जाएगी। अब इस खाली वैलेंसी की जगह हम कुछ यहाँ पर लाकर अटैच कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने सब्स्टिट्यूट किया है, हमने हाइड्रोजन निकाल के उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ लगाया है। तो ऐसे रिएक्शंस हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पर जो आपने आज टॉपिक्स पढ़े हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जितने मेथड्स ऑफ रिएक्शन आपने प्रिपरेशंस पढ़े हैं वो रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी रीजन पता होनी चाहिए। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक केयरफुली। थैंक यू।